Assalamu alaikum students, my name is Kashif and today we will discuss first year chemistry chapter number 6 chemical bonding. Today we will discuss topic ionization energy. सबसे पहले जो है इसकी definition देखेंगे. What is the ionization energy? Amount of energy that is required to remove an electron from gaseous atom to form an ion. किसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, दरकार होती है, उसको हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. सेकंड टर्म जो है इसके नाम से रिप्लेस होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है IP से, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय IE. सेकंड डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द एटम. स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है एटम की हमेशा हमें गैसियस स्टेट से मिलेगी. कभी भी एटम को आयनाइज जो है वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट से नहीं किया जाता. इसकी दो टर्म्स हैं वो आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉर्मल एटम. हमेशा जब भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया जाएगा तो वो नॉर्मल एटम से रिमूव होगा, मतलब वो किसी आयन से, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन से जो है वो रिमूव नहीं होगा. तो जब पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया जाएगा तो एटम से, नॉर्मल एटम से जो है वो आयन फॉर्मेशन होगी. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव बाय एन एटम, नॉर्मल एटम. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एग्जांपल हमने ली है. मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज है डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 738 किलो जूल पर मोल. इसका मतलब है कि एक मोल के लिए, यानी हमारे पास अगर मैग्नीशियम एटम्स की तादाद 1 मोल हो तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी आयोनाइजेशन के लिए वो है 738 किलो जूल. 1 मोल, इसका मतलब है 1 मोल का मतलब है 1 एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.02 × 10⁻23 एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स है उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनी पॉजिटिव आयन. इसका मतलब है जब भी सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो हमेशा यूनी पॉजिटिव आयन से रिमूव किया जाएगा. नॉर्मल एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हमने रिमूव किया तो वो नॉर्मल एटम था, उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स जो थी वो फॉर्मेशन नहीं थी. एक और बात इधर बताता चलूँ कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है किसी एटम से तो हमेशा पॉजिटिव आयन्स फॉर्मेशन होती है. पॉजिटिव आयन का मतलब है हमेशा कैटायन फॉर्मेशन होती है, ना कि एनायन फॉर्मेशन. इसके अगेंस्ट अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो उसमें जो है वो नेगेटिव आयन्स फॉर्मेशन होती है. ठीक है, हम डिस्कस करें आयोनाइजेशन एनर्जी. इसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है. जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से रिमूव होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होती है. सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनी पॉजिटिव आयन. एग्जांपल में हमने लिखा है मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन. यहाँ पे मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है. इसमें से एक सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो जब हमने निकाला उसके ऊपर +2 साइन जो है वो आया है. इसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो डबल हो चुकी है. क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि वाई द वैल्यू सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज डबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन. हमेशा सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो डबल क्यों होती है फर्स्ट वन से. फॉर एग्जांपल हम मैग्नीशियम की बात करते हैं. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं. उन 12 इलेक्ट्रॉन में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसके लिए वैलेंस शेल में से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास 738 किलो जूल आती है. तो इस हालत में जब इसके ऊपर पॉजिटिव साइन फॉर्मेशन होती है तो इसमें, इसके न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन की तादाद चेंज नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रिमूव हो चुका होता है. तो उसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन मौजूद हैं. तो वो जो 12 प्रोटॉन जो होगा उसकी अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी डबल हो जाएगी. पहले नॉर्मल एटम के अंदर जो था 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका, अब न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन तो मौजूद हैं लेकिन वैलेंस शेल में अब बाकी जो है एटम के अंदर जो है वो पूरे 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं.
तो उन 12 प्रोटॉन की 11 इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड यानी अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें डबल देना पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो डबल होती है फर्स्ट वन से। इसके बाद जो है हम फैक्टर डिस्कस करते हैं। दीज आर फैक्टर दैट विल अफेक्ट द रेट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। नंबर 1 इज ऑन नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब है कि किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं S, P, D, F। हम जानते हैं कि सबसे छोटा जो है स्मॉल साइज में वो S ऑर्बिटल होता है, सबसे बड़ा जो है वो F होता है। तो अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल जो है वो शॉर्ट होगा, अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल जो है वो शॉर्ट होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इसके बरक्स अगर हम देखें कि F ऑर्बिटल उसका साइज जो है वो बड़ा होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान होता है। तो दूसरे नंबर पे इधर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो चार्ज है यानी प्रोटॉन की तादाद जो है वो चेंज होती है। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल न्यूक्लियर चार्ज, द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। हमेशा जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है अगर हम मूव करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसके बरक्स अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएं तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू फिर भी इस तरफ को इंक्रीज होती है। 2 पॉइंट है इसमें, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हमेशा ऊपर से नीचे बढ़ती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी बढ़ती है। लेकिन हम फैक्टर यहाँ पे डिस्कस करें आयनाइजेशन एनर्जी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है। कम क्यों होती है कि जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एटम का साइज जो है वो देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के साथ जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है एंड द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल विल बी डिक्रीज, और न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के ऊपर जो होल्ड है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज होने से कम एनर्जी रिक्वायर होगी ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाए। इसका मतलब हुआ फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर देखें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम होती है। अगर हम मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ जो है नंबर ऑफ शेल जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेल मीन वो ऑर्बिटल, वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, वो शेल की तादाद चेंज नहीं हो रही, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब देखते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से नंबर ऑफ शेल जब इंक्रीज नहीं होते तो एक ही शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ जो है उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसका इफेक्ट जो है वो साइज रिडक्शन में चला जाता है कि साइज है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो रिड्यूस होता है। जब साइज रिड्यूस हो गया इसका मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें ज़्यादा रिक्वायर होगी। आयनाइजेशन एनर्जी जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाए न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तीसरा फैक्टर है इसमें लिखा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने या कम होने से आयनाइजेशन एनर्जी के रेट के ऊपर क्या असर होता है। शील्डिंग इफेक्ट होता है इनर इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन की फोर्स क्रिएट करना। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखें तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज के बढ़ने से न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। शील्डिंग इफेक्ट नॉर्मल है, ऊपर से नीचे कम हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट के कम होने से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो जाती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज छोटा होगा। जब साइज छोटा होगा रिडक्शन होती है साइज में। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएं, साइज के रिडक्शन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने से शील्डिंग इफेक्ट इसलिए बढ़ता है कि इनर इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल के ऊपर रिपल्शन की फोर्स जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि एक ही शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर रिपल्शन क्रिएट करते हैं एज कंपेयर टू फ्रॉम टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट जो देखा है। जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमेशा बढ़ेगी। 4 नंबर पे है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है?
द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लाई इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात कर लें या फिर एटॉमिक साइज की बात कर लें, मतलब सेम ही है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक साइज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एज वेल एज फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ने से, जब एटम का साइज बढ़ता है, पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी बात हुई है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब एटम का साइज है वो बढ़ता है तो डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के साथ ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने से अट्रैक्शन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो कम हो जाती है। जब अट्रैक्शन कम होगी तो हमें थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर होगी, कम एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखिए एटॉमिक साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम देखें फ्रॉम लेफ्ट से राइट, फ्रॉम लेफ्ट से राइट जाएं, एटॉमिक साइज है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो कांस्टेंट रहता है और रिडक्शन में जाता है, इंक्रीज नहीं करता। तो रिडक्शन में जाता है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाती है वैलेंस शेल की न्यूक्लियस के साथ। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होगी क्योंकि छोटे साइज एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो उतना ही मुश्किल होगा। तो ये फैक्टर थे जो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस रखते थे। ये 4 फैक्टर हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, आपकी बुक पे फ़िलहाल यही थे तो ये डिस्कस हुए। तो इन फैक्टर के बाद जो है वो इसकी पीरियोडिसिटी ओवरऑल देख लेते हैं। पीरियोडिसिटी क्या होती है कि आयनाइजेशन एनर्जी की पीरियोडिसिटी का मतलब है व्हाट इज द influence or effect of that property in a periodic table from left to right or from top to bottom। periodic table में देखें, ओवरऑल देखें, from top to bottom आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज है वो बढ़ती है या कम होती है। तो ऊपर से नीचे जो हमने फैक्टर डिस्कस किए हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो फैक्टर ये हमें रिजल्ट देते हैं, ये डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा कम होती है। साइज बढ़ने से, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल इसकी वैल्यू जो है वो कम होती है। अगर हम मूव करें फ्रॉम लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो फ्रॉम लेफ़्ट से राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो साइज़ के रिड्यूस होने से, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहने से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। थैंक यू सो मच।